हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अंजलि क्लासेस में। क्योंकि जैसा कि दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो सरकारी रिजल्ट जॉब.com था वो जो है कि अंजलि क्लासेस में उसके नाम चेंज कर दिए गए हैं। तो नई क्लासेज अब जो रहेंगी अंजलि क्लासेस के नाम से रहेंगी। और आइए, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि ग्राम्य समाज एवं विकास के जो है कि जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे कवर कर लिए गए हैं। 1-2 चैप्टर्स हैं जो कि आगे चल के कुछ दिनों में दे दिए जाएंगे, 2-3 दिनों में। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, घुमा फिरा के होते हैं, लेकिन रिपीटेड होते हैं, तो जो है कि आपको प्रैक्टिस करा दिया जाए ताकि आपको जो है कि बहुत ही ज़्यादा अभ्यास हो जाए, आप क्वेश्चन में गलतियाँ ना करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है। क्योंकि क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ चुके होते हैं, फैक्ट इतने ज़्यादा दिमाग में होते हैं कि ऑप्शन देखते ही लगेगा कि गिरदावरी है कि खतौनी है। मैक्सिमम बच्चे अभी जैसे कि ऑनलाइन एक पोल कराया गया था, उसमें मैक्सिमम बच्चे खतौनी पे लगाए थे। तो ये सब गलतियाँ होती हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़े नहीं हैं, जान नहीं रहे हैं, लेकिन चूँकि एग्ज़ाम में बैठने पर एक तरीके का जो प्रेशर होता है तो वो वहाँ पर जो होता है कि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सही कब होंगे? जब आप उसको प्रैक्टिस में लगातार लेंगे। प्रैक्टिस में रहने से क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं कि भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है। तो खतौनी नहीं है, पंचनामा नहीं है, जमाबंदी भी नहीं है। इसका कौन सा है? गिरदावरी है। आइए कुछ गिरदावरी के बारे में जान लेते हैं कि गिरदावरी तैयार कौन करता है। इससे इस तरीके का भी क्वेश्चन बन सकता है कि गिरदावरी होता है भू कृषि का, जो भी कृषि का रिकॉर्ड होता है कि कौन सी फसल बुआई हुई है, कौन सी फसल। जैसे कि आप जानते हैं कि जायद की फसल तो वाणिज्यिक होती है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है कि 2 गिरदावरी की जाती है एक वर्ष में, एक रबी की फसल के लिए, दूसरा खरीफ की फसल के लिए। तो ये करता कौन है? तो अब जान ही गए कि जब सीजन वाइज होता है तो इसको करता कौन है? तो इसको करता है लेखपाल, जिसको पहले पटवारी भी कहा जाता था। और पटवारी को चेंज किसके समय में हुआ? चौधरी चरण सिंह के द्वारा जो है कि उन्हीं के समय में इसको चेंज किया गया। इस पटवारी को जो है कि लेखपाल में चेंज कर दिया गया। तो इस गिरदावरी का कार्य कौन करता है? लेखपाल करता है। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा कि गिरदावरी का जो भू कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी कहलाता है। इसका कौन इसका लेखा जोखा करता है? तो लेखपाल करता है। और गिरदावरी एक सीजन में कितनी बार की जाती है? 2 बार की जाती है। एक वर्ष में, एक सीजन में, एक वर्ष में 2 बार की जाती है। पहला रबी की फसल के लिए, दूसरा खरीफ की फसल के लिए। पहला रबी की फसल है, दूसरा खरीफ की फसल है। तो ये जो है कि दोनों फसलें होती हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो दोनों के बुआई के समय एक रिकॉर्ड रखा जाता है कि हाँ इस ग्राम में कितने भूभाग पे कृषि की गई है, कितनी कृषि की गई, जिससे कि आपको आगे चलकर रिकॉर्ड मिलता है कि आप देखते हैं कि डाटा मिलता है कि उत्तर प्रदेश में इतने टन गेहूँ का उत्पादन, इतने टन चावल का उत्पादन, इतने टन अरहर का उत्पादन हुआ, जिससे पता चलता है कि राज्य में जो है कि किस चीज़ की कमी है, क्या आयात करना है, कितना निर्यात करना है। ये सारे रिकॉर्ड आगे बन पाते हैं। तो यही भू कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी में होता है। करता कौन है? लेखपाल करता है। और कितने सीजन में किया था? तो 2 सीजन में, रबी की फसल, खरीफ की फसल। तो उम्मीद करती हूँ कि अब इससे रिलेटेड ये इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपके एक नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन इससे तैयार हुए। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि एक कृषि के मापन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। ठीक है, तो अगर आपने हमारा जो कि भूमि पैमाइश वाला चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से, और जो है कि चूँकि इसमें जितने क्वेश्चन मिलेंगे, आप प्रीवियस क्लासेस अगर नहीं देखें, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको तो लगेगा कि हाँ मैम ने ये पढ़ाया है, वो ऑप्शन देखते ही बता देंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस वीडियोज़ देखें तो उनको पता चलेगा कि हाँ ये सारे क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और ये आपको डायरेक्टली पढ़ाए भी गए हैं। तो कृषि मापन की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? तो प्लेन टेबल नहीं, थियोडोलाइट नहीं, प्रिज्मेटिक कंपास नहीं। कौन सा होता है? जरीब होता है। कौन सा होता है? जरीब। ये जो है कि मापन की इकाई होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जरीब, एक जरीब में कितना गज होता है। एक जरीब में जो है 22 गज होता है। ठीक है, कितना गज होता है? 22 गज होता है। अब देखते हैं कि एक जरीब में ही कितना क्या होता है, कितना फुट होता है। तो 66 फुट होता है, 66 फुट होता है। ठीक है,
अब जो है इसमें जैसे कि हमने आपको बताया था कि नपाई जो होती है, गज है, फुट है, उनवांसी, बिस्वांसी, लट्ठा है, गट्ठा है। तो लट्ठा का भी पूछा जाता है कि कितने लठ होते हैं, तो 4 लठ होते हैं। एक जरीब में कितने लठ होते हैं, तो इसको फिट बोल दीजिए, ठीक है। और ये 4 क्या हो गया, लट्ठा। लट्ठा होता है, गट्ठा होता है, ये सब मापन की इकाइयाँ होती हैं। तो एक जरीब में अगर गज पूछता है तो 22 गज, अगर फिट पूछता है तो 66, और लट्ठा पूछता है तो 4 लट्ठा। अच्छा ये बताइए कि एक जरीब में कड़ियाँ कितनी होती हैं, तो एक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है, 100 होती है। कड़ियाँ कितनी होंगी एक जरीब में, तो यहाँ पे हो जाएंगी 100 कड़ियाँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि कृषि मापन का जरीब होता है, सर्वोत्तम विधि। और ये हमने आपको बताया क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि कितने गज होते हैं एक जरीब में, कितने फीट होते हैं, कितना लट्ठा होता है। यहीं पे अगर मिल की बात की जाए, अगर आपसे गज, फीट, लट्ठा ना पूछ करके आपसे मील पूछता है तो 80 जरीब में 1 मील होता है। क्या होता है, 80 जरीब में कितना होता है, 1 मील हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है कि जरीब में अगर डायरेक्टली पूछता है कन्वर्ट करने को, तो ये सब आपको लर्न होना चाहिए। ये हमने आपको बहुत ही जो है कि ट्रिक के माध्यम से हमने आपको बताया था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, भूमि पैमाइश वाले चैप्टर में है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। ये भी हमने आपको बताया था, 1-2 चीज़ें बताई थी हमने। एक भूमि मापांकन को प्रारंभ किसने किया था, और एक था कि उसकी व्यवस्था को किसने सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। तो इसमें अगर व्यवस्था प्रारंभ की बात की जा रही है, हमने आपको वहाँ पे दोनों में अंतर करके बताया था कि देखिए प्रारंभ अगर कहे, चूँकि प्रारंभ जो है कि इसमें से एक शासक के द्वारा हुआ था, लेकिन उसको व्यापक रूप नहीं दिया गया, ठीक है। अगर व्यापक के रूप में पूछता है कि इस व्यवस्था को व्यापक रूप किसने दिया, तो उसका अलग आंसर होगा। अगर प्रारंभ पूछता है तो उसका आंसर दूसरा होगा। तो इसमें प्रारंभ पूछ रहा है तो ये किसने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था, ठीक है। तो इसने चलाया क्या था, मापन की सबसे पहले इकाई। जैसे कि पहले लोग उंगलियों से नापते थे, ठीक है, मापन की कोई इकाई नहीं थी, कोई पैमाना नहीं था। तो शेरशाह सूरी ने ये व्यवस्था चलाई, क्योंकि वो क्या करते थे उस समय कि ऐसी व्यवस्था चलती थी कि भूमि को जो है कि अधिग्रहण का बहुत ज़्यादा, कि जो है कि राजाओं को परास्त करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि ज़मीन को अपने हिस्से में कर लेना, अपने जो है कि राज्य में मिला लेना। तो उस समय इन्होंने क्या नाम दिया, शेरशाह सूरी ने अपने तरफ से नाम दिया था इसको कि गज-ए सिकंदरी। कभी कभी पूछा जाता है कि गज सिकंदरी किसने दिया था, आपसे भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ ना पूछ करके कि शेरशाह ने किया था, उससे वो ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि गज सिकंदरी किसके शासनकाल में आई थी, ठीक है। तो किसके समय में आई थी, शेरशाह सूरी के समय आई थी। वहीं पे अब बात की जाती है कि इस व्यवस्था को जो है कि यूज में किसने लाया, व्यापक रूप किसने दिया, तो अकबर का नाम आता है। किसका नाम आता है, अकबर का। तो इसने क्या चलाया, इसने इसके नाम पे चला दिया गज-ए-इलाही। ये पूछा जाता है कि गज-ए-इलाही किसने चलाया और गज-ए-सिकंदरी किसने चलाया था, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। गज-ए-इलाही, और ये कितना होता है, कितने उंगलियों के बराबर होता था, तो ये 32 उंगलियों के बराबर होता था। ये 32 अंगुलियों के बराबर होता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि प्रचलित भूमि मापन में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है। एक चीज़ और आपको एग्जाम में देखना है कि जो नहीं रहता वो हाईलाइटेड क्या होता है, लेकिन दिमाग उस पर नहीं जाता है। तो हम जो है देखते हैं तो हमको पता होता है उसका आंसर। तो चूंकि है में तो 3 होते हैं सही ऑप्शन, लेकिन हम पहला ही देख के लगता है कि यही पूछ रहा है, हम ट्रिक लगा जाते हैं। तो आप नहीं को तो पहले हाईलाइट करेंगे कि इसमें नहीं पूछ रहा है। तो देखिए इसमें ये आपको डायरेक्टली पढ़ाया गया था, ठीक है, कि 20 कंचवांशी में 1 बिस्वांशी होता है, ठीक है। और पढ़ाया गया था कि 20 बिस्वा में 1 बीघा होता है, 1 बीघा में 55 × 55 वर्ग गज होता है, ये भी आपने पढ़ा था। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 20 बिस्वांशी बराबर 10 बिस्वा, तो ये क्या होता है, 20 बिस्वांशी में 1 बिस्वा होता है, ठीक है, और 20 बिस्वा में 1 बीघा होता है। इस तरीके से आपको जो है कि एक दूसरे से क्रम करके बताया गया था कि 20 कंचवांशी में 1 बिस्वांशी, 20 बिस्वांशी में 1 बिस्वा, 20 बिस्वा में 1 बीघा, 1 बीघा में 55 × 55 वर्ग गज होता है। इस तरीके से आपको लर्न कराया गया था। तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे 1 बिस्वा होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, एक बिस्वा होना चाहिए। तो आप एक आंसर के माध्यम से कभी इसमें भी कुछ गलती करके दे सकते हैं। तो चूंकि आपको ये क्रम याद रखना पड़ेगा, 20-20 तो सब में होता है, हमने आपको बताया था कि 20-20 सब में है। तो कंचवांशी के बाद क्या आएगा, कचवांशी है, बिस्वांशी है, बिस्वा है, बीघा है। इस तरीके से आपको याद करना होगा, ठीक है। उनवांशी, कंचवांशी, बिस्वांशी, बिस्वा, बीघा, ये सारे होते हैं मापन की इकाइयाँ। तो ये आपने देखा। अब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कि खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। खसरा, खतौनी, गिरदावरी, ये सारी चीज़ें तैयार कौन करता है, तो ये लेखपाल तैयार करता है। तो खसरा में क्या चीज़ें, ये भी आ सकता है कि खसरा और खतौनी में अंतर क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो खसरा जो होता है कि कृषि कार्य से संबंधित, यानी कि कितने भूभाग पे लेखपाल द्वारा ये ब्यौरा तैयार करना खसरा कहलाता है कि कितने कोई भी एक पर्टिकुलर ग्राम है तो उसमें कितने भूभाग पे कृषि की गई है, कितने भूभाग पे जो है कि कृषि लायक, कितना भूभाग कृषि लायक है, कितने भूभाग पे कृषि की गई है, कौन सी फसल कितने बीघा कितने एकड़ में बोई गई है। ये पूरा जो होता है कि सामूहिक होता है गांव का, तो वो खसरा कहलाता है। इसी के जरिए हमको प्राप्त ये पता चलता है कि किस जिले में कितना उत्पादन हुआ है, गेहूं का कितना, चावल का, या फिर पूरे राज्य का आंकड़ा या फिर भारत का आंकड़ा। इन्हीं के द्वारा जो है कि छोटे छोटे हर एक जो है कि गांव से मिल करके जो है कि ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे ये रिकॉर्ड्स जाते हैं, जिससे पता चलता है कि एक राज्य में जो है कि कितना गेहूँ का उत्पादन है, कितना चावल का, और ऐसे सारे राज्यों का मिला करके ओवरऑल भारत का दिखाया जाता है कि भारत में कितना गेहूँ, कितना टन गेहूँ का उत्पादन हुआ है, कितना चावल का, कितना अरहर का, ऐसी हर एक चीज़ों का जो है कि हर एक फसलों का इस तरीके से बायोडाटा निकल के आता है। तो वो खसरा होता है। अब खतौनी क्या होता है, तो खतौनी वो होता है जिसमें ये पता चलता है कि इस भूभाग पे, जिस भूभाग पे कृषि की जा रही है, इस पे मालिकाना हक किसका है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं कि कृषि वही करे जो उसका मालिक है। एक बटाईदार वाला भी जो आप पढ़ते हैं कि जमींदारी प्रथा पहले थी जिसको ख़त्म भी किया गया, लेकिन अभी भी बटाईदार वाला जो होता है कि चलाता है कि जिस भी किसान के पास भूभाग नहीं है कृषि करने के लिए, तो जो बड़े लोग होते हैं, जमींदार लोग हैं, जिनको जो है कि कृषि नहीं करना है, वो किसी अन्य संस्थान से या फिर उनके पास इतना बड़ा भूभाग है कि उनको कृषि करने की ज़रूरत नहीं है, आय के अन्य स्रोत हैं, तो जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको बटाई में दिया जाता है ताकि वो उस पर कृषि करते हैं और उससे जो अन्न उत्पन्न होता है तो उसमें हिस्सा लग जाता है, दोनों आपस में हिस्सा लगा लेते हैं। तो ये एक बटाईदार होता है। तो जो बटाईदार होता है उसका तो हक उस जमीन पे होगा नहीं, उस भूभाग पे होगा नहीं। तो खतौनी में पता चलता है कि कितने जो है इसका मालिकाना हक किसका है इस पे, ठीक है। इसमें जो है कि उसमें होता है कि जिस तरीके से आप देखते हैं कि कुटुंब रजिस्टर में सबका नाम होता है कि घर में जो भी, जैसे कि पहले से जो चले आ रहे हैं नाम, हमारे दादा परदादा सबके नाम उसमें कुटुंब रजिस्टर में आते हैं, तो वो जो है कि उसमें मालिकाना हक भी दिखता है कहीं ना कहीं ज़मीन का भी। वही खतौनी होता है, एक ब्यौरा तैयार करना कि इस पर मालिकाना हक किसका है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, पटवारी या लेखपाल। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, अधिया या बटाई। अभी जो हमने बटाईदार की बात की थी तो उसी को अधिया के नाम से जाना जाता है। तो अधिया और बटाईदार शब्द का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया कि जो बटाईदार होता है वो जब कृषि करता है तो जो है कि भूमि का स्वामित्व होता है, भूमि का जो मालिक होता है उससे क्या करता है, वो जब अन्न का उत्पादन करता है तो क्या करता है, फसल की साझेदारी करता है। यानी कि पहले से एक जो है कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है कि इतना फसल होगा तो इसमें से इतना फसल आपका होगा, इतना मेरा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि ग्रामीण ऋण नहीं, और क्या है कि कृषि कार्य बैठक नहीं, कृषि कार्य बैठक बटाईदार नहीं करता है। वो क्या करेगा, फसल का उत्पादन करेगा और फसल की साझेदारी करेगा अपने खुद में, और किस में करेगा, फसल की साझेदारी किसके किसके बीच करेगा, जो भूमि स्वामित्व है, भूमि का मालिक है, जिसमें मालिकाना हक जिस भूमि पे है उसको देगा और खुद लेगा। तो यहाँ पे क्या होती है, फसल की साझेदारी होती है। तो इस तरीके से हमने जो है कि क्वेश्चंस को देखा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। यानी कि हमने देखा कि खसरा होता है, खतौनी होता है, गिदावरी होता है, जमाबंदी होता है। तो जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये जमाबंदी में क्या क्या ब्यौरा होता है, तो हमने खसरा खतौनी का जाना डिटेल में। जमाबंदी में आइए जानते हैं क्या होता है कि जो है कि इस पर मालिकाना हक किसका है। तो ऐसा तो खतौनी में भी होता है, लेकिन भूमि का कितना क्षेत्रफल है, इस भूमि से कितना किराया मिलता है, अगर उस पर किसी भी तरीके मतलब उस भूमि से अगर फसल की पैदावार की जा रही है या फिर उस पर किसी अदर तरीके से उसको यूज किया जा रहा है तो उससे कितना किराया आ रहा है,
इस पे मालिकाना हक किसका है, इसमें इसको कितने लोगों में इसकी साझेदारी है, ये हर एक छोटा छोटा ब्यौरा जो है कि जमाबंदी में होता है। तो ये कहाँ मिलता है, तात्पर्य क्या है, भू अधिकारों का प्रलेख, यानी कि भूमि अधिकार में जितनी भी चीज़ें आती हैं, भू अधिकारों से क्या मतलब है कि किसका है, इसमें कितने लोगों की साझेदारी है, कितना क्षेत्रफल में एक मालिकाना हक है जिसका, तो वो भूभाग कितना है उसका, ठीक है। ये सारी चीज़ें भू अधिकारों का प्रलेख, यानी कि जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, भू अधिकारों का प्रलेख, यानी कि भूमि से संबंधित जितने भी अधिकार हैं उस भूमि के, उससे जो भी जुड़ी हुई सूचनाएं हैं वो सारी होती हैं जमाबंदी में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं जाबो ग्रामीण खेती के बारे में, कि जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है। देखिए जो है कि ये खेती जितने भी जो है कि अलग अलग राज्यों में की जाती है, तो अलग अलग राज्यों में जो है कि कुछ जनजातियों द्वारा स्पेशल खेती की जाती है। जैसे आप देखते हैं, सुने होंगे बहुत बार झूम की कृषि होती है, ठीक है, झूम कृषि। तो ये जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका जो है कि बहुत बार पूछा गया है कि ये कहाँ के निवासी करते हैं, तो कहाँ के निवासी करते हैं, कहाँ अभी भी विद्यमान है, तो कहाँ है, नागालैंड में है, ठीक है, मिजोरम में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, कहाँ है, नागालैंड में है। और ये किसके द्वारा की जाती है, तो वहाँ के जनजातियों द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, नागालैंड में जनजातियों द्वारा। और ये खेती किस चीज़ की होती है, तो ये खेती होती है चावल की खेती होती है। किस चीज़ का इसमें फसल होता है, तो चावल का होता है, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे जनजातियाँ जो पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो दो हैं जिनका नाम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, एक गावी होता है, एक होता है चाखोसांग, चाखोसांग, ठीक है। तो ये यहाँ वहाँ की दो जनजातियाँ होती हैं, और फसल वहाँ पे क्या उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है। और जाबो ग्रामीण खेती किसके द्वारा किया जाता है, जनजातियों के द्वारा, नागालैंड के, ठीक है। चीज़ और देखना है कि जो ग्रामीण खेती होती है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इस पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो पहला वानिकी हो सकता है, दूसरा पशुपालन हो सकता है, और तीसरा इसकी क्या विशेषता है कि जल संरक्षण भी इससे होता है, ठीक है। तो ये जो है कि कृषि करने का तरीका है। कुछ ऐसे ही और जो है कि स्पेशल राज्यों का जो है कि खेती किया जाता है, आइए उनको देखते हैं। अब आइए, ऐसे ही असम की जनजातियों द्वारा जो है कि बहुत ही प्रसिद्ध है कि झूम की कृषि। असम में कौन सी की जाती है, झूम कृषि की जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये आपसे पूछ लिया था कि झूम ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है, तो आपको ऑप्शन में क्या दिखेगा, असम दिखेगा, तो आप असम पे लगाएंगे। अब नेक्स्ट आता है कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन दोनों जगहों पे एक ही तरीके की कृषि की जाती है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, पोंडू कृषि। कौन सी है, पोंडू है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में किस तरीके की कृषि की जाती है, तो मध्य प्रदेश में इसी तरीके का प्रसिद्ध है बेबर कृषि। कौन सा है, बेबर। तो ये सब अलग अलग कृषियाँ हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आगे याद रहे। तो जो है कि इससे इतने तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं घुमा फिरा के। ये जो है कि प्रचलित, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, असम का बहुत बार पूछा जा चुका है, और जाबो का इस समय जो है कि पूछा जाता है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि जमाबंदी तैयार की जाती है कितनी प्रतियों में। ये प्रतियों का पूछा जा रहा है कि कितनी प्रतियों में तैयार की जाती है। तो देखिए, जमाबंदी के बारे में हमने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी कि इसमें क्या होता है, किस चीज़ का डिटेल होता है। तो भू अधिकारों का प्रलेख होता है, ये आपको पता है, ठीक। अब देखते हैं कि जमाबंदी तैयार की जाती है कितनी प्रतियों में, तो इसकी 2 प्रतियाँ होती हैं। किसके किसके पास होती हैं, तो पहला तो इसका ऑप्शन में क्या सही होगा, 2 सही होगा, 2 प्रतियों में होती हैं। पहला जो होता है राज्य सरकार के पास, 1 प्रति किसके पास होता है, राज्य सरकार के पास। और दूसरी प्रति कहाँ होती है, दूसरी होती है लेखपाल के पास। दूसरी प्रति किसके पास होती है, लेखपाल के पास होती है। तो ये जमाबंदी का जो है कि ये ब्यौरा होता है, 2 प्रतियां होती हैं। ये ऑप्शन में आता है। अगर ये पूछता है कि कौन कौन सी, तो आप ये भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो कर दिया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है कि ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है, यानी कि वो विलुप्त होने की स्थिति में आ रही है। बहुत ही ज़्यादा उस पर संकट गहरा रहा है कि जो है कि वो विलुप्त होने के कगार पे है। तो वो कौन सा है, तो इसमें कॉमन क्रेट नहीं है, किंग कोबरा नहीं है, स्किल्ड वाइपर नहीं है। कौन सा है इसमें, रसेल वाइपर। ये कैसा होता है, तो इसकी लंबाई जानते हैं कितनी होती है, तो इसकी लंबाई बहुत ही छोटी होती है। ये काफ़ी फुर्तीला होता है, और इसका जहर जो है कि बहुत ही, इसका जहर घातक होता है।
ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई इसकी बहुत ही छोटी होती है, छोटी लंबाई वाला होता है, ठीक है, लंबाई छोटी होती है और घातक जहर होता है इसमें और काफ़ी ये फुर्तीला होता है, ठीक है। कौन सा है, रसेल वाइपर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता कौन होता है, यानी कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सबसे जो है कि जो भी इसका लेखा जोखा रखता है तो उसमें सबसे जो है कि ग्रामीण से जुड़ा हुआ इसमें से निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा होता है, लेखपाल होता है, क्योंकि वो हमारे कृषि से संबंधित जितने भी कार्यों की देख रेख है वो उन सारी चीज़ों का जांच पड़ताल उसका ब्यौरा कौन लेता है, लेखपाल के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेखपाल सही होगा। कानूनगो का क्या काम होता है, तो लेखपाल जितना भी कार्य करता है उसकी देख रेख कौन करता है, कानूनगो करता है। अच्छा, तहसीलदार का क्या मतलब होता है, तो लेखपाल और कानूनगो जो भी कार्य करते हैं तो उनकी सारी कार्यों का देख रेख कौन करता है, तहसीलदार करता है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि एक ग्राम, जैसे कि कोई गांव है, ठीक है, ग्राम यहाँ पे गांव से है कि एक ग्राम में, ठीक है, एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। ये हमने आपको पंच का बहुत ही अच्छे से बताया था, उसमें सरपंच इत्यादि लोगों का बताया था कि कितने लोग इसमें हो सकते हैं, कैसे ये चुने जाते हैं, ये सारे आपको क्लासेस में बताई गई थी। तो इसमें संख्या कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया है कि एक ग्राम में जो है कि वार्ड होते हैं, तो ग्राम के वार्ड में जो है कि पंचों की संख्या कितनी हो सकती है, तो इसमें देखिए 5 से 20 के बीच में नहीं, ये गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट 7 से 17, तो हमने आपको बताया था कि कितना हो सकता है, 7 से 17 के बीच में हो सकता है, 7 से कम नहीं होगा और 7 होना चाहिए कम से कम और अधिक से अधिक 17, उससे अधिक नहीं होता है। तो 7 से 17 के बीच वार्डों में पंच की संख्या होती है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, तो आइए ऑप्शन से देखते हैं। जिस तरीके का ऑप्शन होता है उस हिसाब से ट्रिक लगाया जाता है। तो दिया है कि गैर आबादी वाले गांव से अधिक है, या फिर गैर आबादी वाले गांव से कम है, गैर आबादी वाले गांव के बराबर है, या आबादी वाले गांव के बराबर है। तो इसमें कौन सा सही होगा कि गैर आबादी वाले गांव से अधिक होता है, ठीक है। कितने पंचायतों की संख्या कितनी है कि गैर आबादी वाले ग्राम से अधिक होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, गैर आबादी वाले गांव से अधिक होती है ग्राम पंचायतों की संख्या, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गमन, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक राष्ट्रीय गमन नहीं दिया, अंतर्राष्ट्रीय गमन है, यानी कि माइग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो जो है कि अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी कि इसको एक तरीके का प्रवासी भी कह सकते हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश में गमन कर जाना। वो भिन्न भिन्न कारणों से हो सकता है, आर्थिक स्थिति के कारण, सामाजिक स्थिति के कारण, राजनैतिक स्थिति के कारण, जिस भी कारण से हो, जो है कि लोग अंतर्राष्ट्रीय गमन जो होता है वो किनके बीच होगा, तो देश के बीच में लोगों का संचालन, यानी कि मान लीजिए कि एक देश है उससे दूसरे देश में लोगों का जाना, तो एक तरीके से इसको प्रवासी भी कहा जाता है। तो ये क्या है, 2 देशों के बीच में लोगों का संचालन। अब ये दिया है कि लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्र में संचालन, यानी कि शहर से ग्रामीण क्षेत्र में जाना क्या अंतर्राष्ट्रीय कहलाएगा, नहीं, वो नाम से पता चल रहा है कि ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है। अब इसमें दिया है कि देश में लोगों का संचालन, यानी कि अपने ही देश में लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो क्या वो अंतर्राष्ट्रीय गमन कहलाएगा, तो नहीं कहलाएगा। एक गाँव से दूसरे गाँव में, ये तो बिल्कुल गलत है, यानी कि देश के बीच में, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जाना ही हमारा क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय गमन कहलाता है। वो भिन्न भिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये जिन भी कारणों से लोग प्रवास करें, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऑप्शन सही करते हैं ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये क्या ऑप्शन हो जाएगा, ये हमने आपको पढ़ाया भी था ग्रामीण संस्थान, इसके बारे में पूरा डिटेल भी बताया था कि किस सन में कराया गया था, कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा है, हैदराबाद है, हैदराबाद है। अगर कृषि अनुसंधान के लिए पूछता है तो क्या हो जाएगा, हमारा नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बताने का मतलब क्या था, चूंकि ये आंकड़ा अभी कार्य नहीं करेगा, लेकिन जिस समय ये 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस समय जिस तरीके के डेटा थे उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो है कि 2015 में जिस हिसाब से ऑप्शन सही था वो दिया था, यानी कि इसमें देखिए
ये जो है कि 2,40,202 इसी तरीके का आंकड़ा था, इसलिए ये ऑप्शन सी सही था। लेकिन चूंकि अब जो है कि 2022 चल रहा है तो इसमें इस तरीके के आंकड़े नहीं दिए जाएंगे, या तो 26 लाख होगा, लगभग मैं ये भी बता रही हूँ, या तो 26 लाख होगा या 25 लाख, इन्हीं ऑप्शन में से जो भी आएगा आप उसको चूज करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताने का यह मतलब था कि अगर क्वेश्चन रिपीट करता है तो आप इस तरीके का आंसर कतई ट्रिक नहीं लगाएंगे। वो आंकड़ा 2015 का था, चूंकि ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ चुकी है तो 25 से 26 लाख एवरेज में होगा, लगभग में होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर चुनाव हो जाते हैं? यदि पंचायत भंग हो जाती है तो चूंकि 5 वर्ष की होती है, तो अगर पंचायत भंग हो जाती है तो कितने माह के अंतर्गत ये चुनाव होता है? तो इसमें 3 माह नहीं, 1 माह नहीं, 1 वर्ष बिल्कुल नहीं, कितना होगा 6 माह के भीतर जो है कि चुनाव करा लिए जाते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर पंचायत जैसे कि मान लीजिए कि 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है तो पंचायत 3 वर्ष बाद भंग हो गई, ठीक है, तो उसका 6 महीने के अंदर उसका जो है कि चुनाव कराया गया। तो चुनाव के बाद जो होता है, ये नहीं है कि फिर 5 साल बढ़ जाएगा, चुनाव के बाद वही जो 3 साल पूरा होता है और कितना बचा होता है 2 साल बचा होता है, तो वही जो है कि ईयर पूरा करता है। यानी कि टोटल मिला के वो बीच में वो चुनाव जो है कि वो बीच में होता है, इसलिए उसको ये नहीं कि उसका अलग से 5 साल लिया जाए, वही 3 और ये इसका 2 वर्ष अतिरिक्त ले लिया जाता है, तो इस तरीके से उसका 5 माह पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? 6 माह। अब ये देख लेते हैं कि पंचायत जो है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 243 के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? 243 अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये बहुत बार पूछा गया है कि सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस देखे जो भी इम्पोर्टेंट थे, जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जिनकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, तो हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको हमने कराए हैं। अब लगातार आपकी ऐसे सीरीज चलती रहेगी, तो आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आप इसमें जो है कि प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही जो है कि बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका। प्रैक्टिस नहीं है तो फिर नहीं सही जाएगा। और आप क्वेश्चन में ऑप्शन देख करके खुद से ही पहले ही आप जो है कि अपना मूल्यांकन, जैसे कि हमने आपको मूल्यांकन पढ़ाया था, तो आप अपना मूल्यांकन करिए कि कितने क्वेश्चन हम सही कर ले रहे हैं और उसमें जो गलतियाँ हो रही हैं आप यहाँ से सीखें। अब आपके ये क्वेश्चन लगातार चलेंगे, हर एक सब्जेक्ट पे चलेंगे, तो आप जो है कि इस पे लगातार तैयारी करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें ताकि हमको प्रोत्साहन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।